हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 4 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी रिटायर्ड हो गए हैं? आंसर हो जाएगा राज्यसभा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर्ड हो गए हैं। 33 सालों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 1991 से 2019 तक वो असम राज्य से राज्यसभा के सांसद थे और इसी दौरान वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। 2019 से 2024 तक वो राजस्थान राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर हैं। लोकसभा की बात करें तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है और संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपको याद रखना है 79 में किया गया है। दोस्तों, विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्यों में विधानसभा है। इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं। विधान परिषद की बात करें तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। और विधान परिषद किन किन राज्यों में है? तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है यूपी, तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है महाराष्ट्र, पांचवा राज्य है कर्नाटक और छठा राज्य है तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो अगर हम संसद की बात करें तो संसद में अपर हाउस होता है राज्यसभा और लोअर हाउस होता है लोकसभा। राज्य में अगर हम बात करें तो अपर हाउस होता है विधान परिषद और लोअर हाउस होता है विधानसभा। चलिए दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ रहे हैं। 1982 से 1985 तक वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और वो भारत के एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। बात आई थी राज्यसभा की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की? 250, लेकिन वर्तमान में 245 हैं राज्यसभा के सदस्य। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये जो मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं होती हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वो है जगदीप धनखड़ जी। आपको याद रखना है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तो वो राज्यसभा के सभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। और ये किस पार्टी से हैं? तो आपको याद रखना है ये जेडीयू पार्टी से हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही उपलब्ध है। इसके अलावा साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और जो दोस्तों पेड कोर्स लॉन्च किए गए हैं अभी हाल ही में ऐप में, तो उनको भी आप ज्वाइन करिएगा। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी IWF वर्ल्ड कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत की वेट लिफ्टर हैं बिंदिया रानी देवी। तो उन्होंने IWF वर्ल्ड कप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
आपको याद रखना है IWF वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन थाईलैंड के फुकेट शहर में किया जा रहा है। इसका आयोजन 31 मार्च 2024 से 11 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। आपको याद रखना है कि बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम भार कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उन्होंने 196 किलोग्राम वजन उठा करके ये मेडल हासिल किया है। बिंदिया रानी देवी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल भी जीता हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से मीराबाई चानू भी शामिल हुई थी, तो उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है वेट लिफ्टिंग के लिए। पेरिस ओलंपिक की बात आई है तो 2024 में इसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा और इसका आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। और आपको याद रखना है इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बिंदिया रानी देवी और मीराबाई चानू के बारे में आपको याद रखना है कि ये दोनों मणिपुर राज्य से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि बिंदिया रानी देवी और मीराबाई चानू का संबंध किस स्टेट से है, तो उनका संबंध मणिपुर स्टेट से है। दोस्तों, पूरे विश्व में वेट लिफ्टिंग की गवर्निंग बॉडी को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी IWF बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। 193 इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हसन जालौद। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे 2023 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं। रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन की जोड़ी ने मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। सरफुद्दौला इब्ने साहिद ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? PR श्रीजेश हॉकी से रिलेटेड हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने। आपको याद रखना है कि कार्लोस सेंज फेरारी से संबंधित हैं। अभी हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीता है? हरियाणा ने। IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? सनराइजर हैदराबाद ने। और कितना स्कोर बनाया था? 277 रन का। किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। दोस्तों, एसोचैम एक व्यापार संगठन है, तो उसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। संजय नायर की बात करें तो वो सॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के वर्तमान में चेयरमैन हैं और उन्होंने स्पाई जेट के अध्यक्ष और MD अजय सिंह का स्थान लिया है। अजय सिंह की अगर हम बात करें तो वो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वो एसोचैम के अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब ये पद खाली हो गया है, तो उनके स्थान पर संजय नायर आ गए हैं। एसोचैम की बात करें तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और यह एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। इसके 4,50,000 से अधिक मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बात आई है यहाँ पर अपॉइंटमेंट की, तो हाल ही में किए गए कुछ अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सैफाली शरण को PIB का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल के MD और CEO बने हैं। अरविंद कपिल पूनावाला फिन कॉर्प के CEO बने हैं। विनय कुमार रूस में भारतीय राजदूत बने हैं, यानी कि रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार बने हैं। CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। CP राधाकृष्णन वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल भी हैं। राहुल सिंह CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा अश्वनी कुमार फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं और हिमांशु अग्रवाल जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेस मोरा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध वेनेजुएला देश से था। तो वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेस मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म कब हुआ था? 27 मई 1909 को।
दोस्तों जुआन विसेंट पेरेस मोरा ने अपनी सेहत का राज बताया था, यानी कि लंबी उम्र का राज बताया था हार्ड वर्क और टाइमली रेस्ट, यानी कि टाइम से रेस्ट करना और हार्ड वर्क उन्होंने अपनी लंबी उम्र का राज बताया था। दोस्तों साल 2023 में साउथ अफ्रीका की जोहाना माजीवोको का 128 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और वह दुनिया की उस समय सबसे उम्रदराज महिला थी। बात आई थी यहाँ पर वेनेजुएला की, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल इसकी काराकास है, प्रेसिडेंट है वर्तमान में निकोलस मादुरो और करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? आंसर हो जाएगा ताइवान। तो ताइवान में अभी हाल ही में 7.2 तीव्रता का अर्थक्वेक आया था, जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1000 के आसपास लोग इसमें घायल हुए हैं। दोस्तों ताइवान में 3 अप्रैल को ये भूकंप आया था और इसके झटके जापान और फिलीपींस में भी महसूस किए गए हैं। ताइवान के किस शहर में ये भूकंप आया था? तो आपको याद रखना है हुलियन शहर में आया था। यह ताइवान में 25 साल में आने वाला सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप है। इससे पहले 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप ताइवान में आया था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ताइवान की अगर हम बात करें तो ताइवान की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है ताइवान, ये है चाइना। तो दोस्तों इसकी कैपिटल क्या है? ताइपे और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। राष्ट्रपति है लाई चिंगते। ये अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि ताइवान के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंगते। इन्हें विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अर्थक्वेक के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आता है। जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इसके कारण हलचल पैदा होती है, एनर्जी निकलती है, इसी के कारण भूकंप आता है। तो भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप सिस्मोग्राफ देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। रिएक्टर पैमाना के जरिए, दोस्तों रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल क्या होता है? तो इसके जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाने में अंतर है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों पूरी दुनिया में 90% अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। ये आप रिंग ऑफ फायर देख सकते हैं। ये है रिंग ऑफ फायर, जिसमें आपको ये जापान देश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ताइवान है और अमेरिका वाला क्षेत्र है, और ये जो साउथ अमेरिका के देश हैं वो भी सभी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं और पूरी दुनिया में जितने भी एक्टिव ज्वालामुखी हैं उसमें 75 एक्टिव ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर में स्थित हैं। रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत 15 देश आते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। तो 15 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोल्विया, ये सभी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकेंड तक मेंटेन किया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है जिसमें उन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन किया हुआ था। दोस्तों ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य का जो बीच वाला भाग होता है यहाँ पर तापमान सबसे अधिक होता है और ये सूर्य का कोर कहलाता है। तो सूर्य के कोर से 7 गुना तापमान मेंटेन किया गया है साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। इससे पहले 2021 में 30 सेकेंड तक इस तापमान को मेंटेन किया था। दोस्तों साउथ कोरिया की बात आई है तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल, और राष्ट्रपति हैं यून सुक येओल और करेंसी है कोरियाई वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में असम राज्य के 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था कि यूपी में अभी हाल ही में 15 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसके साथ ही यूपी सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है और फिर उसके बाद है तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक
जीआई टैग वाला क्षेत्र कौन है, तो वो है वाराणसी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो असम में अभी हाल ही में 9 पारंपरिक प्रोडक्ट और शिल्पों को जीआई टैग प्रदान किया गया है और 13 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बोडो समुदाय से रिलेटेड हैं। बोडो समुदाय की बात करें तो यह असम राज्य के मूल निवासी हैं। दोस्तों, अब हम वो प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और वो असम राज्य से रिलेटेड हैं। तो इनमें असमिया बिहू ढोल, असमिया जापी, सारथे वारी मेटल क्राफ्ट और पेनी मेटका क्राफ्ट, मिसिंग टाट और असरी कांडी की उत्कृष्ट टेराकोटा कृतियां। दोस्तों, अब हम वो प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि बोडो जनजाति से रिलेटेड हैं और इन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इसमें जोथा, गोनगोना, गमसा, सिफंग, सेरजा, खारडबी, खाम और गोंगर डुंजिया, थोरका, कोराडा पिनी और ज्वामगरा, दोखोना और एरी सिल्क, ये सभी बोडो जनजाति से रिलेटेड हैं। इन्हें भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा वस्तुओं को या प्रोडक्ट को जीआई टैग देने के लिए 1999 में भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसे 2003 में लागू किया गया था। 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है और आपको याद रखना है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की इकोनॉमी की दर कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर हो जाएगा 7.5%। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि वर्ष 2023-24 में भारत की इकोनॉमी 7.5% के दर से वृद्धि करेगी, जबकि 2024-25 में भारत की इकोनॉमी की वृद्धि की दर 6.6% होगी। तो ये आंकड़ा बताया गया है साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में। आपको याद रखना है कि साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट हर 2 साल में जारी किया जाता है। बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। 189 इसके मेंबर हैं और इसके संस्थापक हैं जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा 21,083 करोड़ रुपए। तो भारत का 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट कितना है? 21,083 करोड़। ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। दोस्तों, पिछले वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये 32.5% बढ़ा है। ठीक है, और 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट को आप याद रखिएगा 21,083 करोड़ यानी 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। दोस्तों, अगर हम वित्त वर्ष 2013-14 से तुलना करें तो पिछले 10 वर्षों में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 31 गुना बढ़ा है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान कितना है? 60% और भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लगभग 40% योगदान है। रक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। भारत में बने हुए डॉर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? गुआना। काफी इंपॉर्टेंट है। नौसेना भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 24 का आयोजन चाइना, ईरान और रूस के बीच किया गया है। भारत शक्ति अभ्यास जैसलमेर में आयोजित किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। आपको डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष बताने हैं कि कौन है। आईएनएस जटायु को कहाँ कमीशन किया गया है? लक्षद्वीप में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में कोडाई कनाल सौर वेधशाला है। तो 1 अप्रैल 2024 को इसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आपको याद रखना है कि कोडाई कनाल सौर वेधशाला एक सौर वेधशाला है, यानी इसमें सूरज की गतिविधियों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और इसका संचालन
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 15 प्रोडक्ट को। जूडिथ सुमेनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है? कॉन्गो। ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? विनीत जैन को। अभ्यास गगन शक्ति 24 का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान में। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के बीच है? तो ये श्रीलंका के बीच में है। एक्सिस कैपिटल के MD और CEO कौन बने हैं? अतुल मेहरा। इसके अलावा ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? सैफाली वी शरण ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की प्रमुख जनजातियां डिस्कस करने वाले हैं। तो एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है और यांकी जनजाति अमेरिका में पाई जाती है। होपी जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में। बोरो जनजाति ब्राजील में। पिग्मी जनजाति कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये कॉन्गो वेसिन अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है और मसाई जनजाति भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 7 अप्रैल बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है मीराबाई चानू का संबंध किस स्टेट से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।